हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम विदेशी आक्रमण जो कि यूजीसी नेट सिलेबस यूनिट 2 का टॉपिक है, जिसमें हम सिकंदर का आक्रमण देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सबसे पहले जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में ही ईरान में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है जिसका नाम है साइरस। साइरस ने वहाँ पर हकामनी साम्राज्य की स्थापना की ईरान में, और फिर धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो साम्राज्य विस्तार की ओर जाते हुए उसने अपने पूरब की ओर क्या है, भारत पड़ता है, तो उधर उसने अपनी सीमाएं विस्तार की। लेकिन अभी उसके बहुत ही क्या है ठोस प्रमाण हमें ज्ञात नहीं होते कि उसने कितना भाग जीता था। सिर्फ हमें लेखकों के माध्यम से पता चलता है कि उसने कुछ साम्राज्य जीता था, जो कि लेखक हैं जेनोफोर के माध्यम से, टेसिटस के माध्यम से, स्ट्रोवो के अकॉर्डिंग और एरियन के अनुसार ये पता चलता है कि साइरस ने आक्रमण किया था। इसके अलावा जो है, अब यहाँ पर सोर्स जो हैं कि दारा और डेरियस प्रथम, जिसको दरहू कहते हैं, इसके 3 अभिलेख हैं। बेहिस्तून का अभिलेख, पारसी पोरस का अभिलेख और नक्शी रुस्तम का अभिलेख। इनके माध्यम से भी हमें पता चलता है कि क्या है, यहाँ पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे। आगे देखते हैं। और यहाँ पर हेरोडोटस जो है वो बतलाता है, और हेरोडोटस को क्या है, इतिहास का पिता माना जाता है। तो हेरोडोटस की पुस्तक जो है द हिस्टोरिका, उसमें कंबोज और गंधार और सिंध का उल्लेख किया गया है। इन क्षेत्रों को जीतकर फारस के शाह का जो है 22वां प्रांत बना था, ऐसा उल्लेख हमें हिस्टोरिका में मिलता है। और 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा प्राप्त की थी फारस के शाह ने, और उसकी फारस की आय का 1/भाग थी। तो इससे पता चलता है कि जो पूरब वाले क्षेत्र हैं वहाँ विजय प्राप्त करना क्या है, बहुत ही लाभकारी है। इस तरह से जो विदेशी आक्रमण धीरे धीरे क्या है होने लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे सिकंदर की। सिकंदर जो है वो मैसेडोनिया यानी मकदूनिया, ग्रीक या यूनान का एक हिस्सा होता है। फिलिप्स सेकंड और ओलंपिया का ही ये पुत्र था। अलेक्जेंडर थर्ड। और यहाँ से क्या है, हखामनी साम्राज्य के पश्चात ही क्या है, पश्चिमोत्तर भारत का एक दूसरा यूरोपीय आक्रमण का शिकार होता है। तो पहले तो हखामनी साम्राज्य द्वारा आक्रमण किया जाता है, और फिर हम दूसरा देखते हैं कि यूरोपियन आक्रमण यहाँ पर दिखाई देता है। यह है महान यूरोपियन आक्रमण जो है वो सिकंदर का होता है, और सिकंदर के नेतृत्व में होने वाला मैसिडोन आक्रमण था, जो पहले की अपेक्षा क्या था, बहुत ही ज़्यादा भयानक था। सिकंदर जो है मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप्स द्वितीय का बेटा और ओलंपिया का बेटा था। तो ये जो है फिलिप्स द्वितीय और ओलंपिया का पुत्र था। पिता की मृत्यु के पश्चात क्या है, 20 वर्ष की अल्पायु में वो राजा बन जाता है। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। बचपन से ही उसकी इच्छा क्या है, पूरे विश्व का सम्राट बनने की थी, और विश्व विजय करने की प्रेरणा उसने कहाँ से प्राप्त की थी, अपने पिता से प्राप्त की थी। उसके अदम्य साहस और तथा वीरता क्या थी, विद्यमान थी। मैसिडोन तथा यूनान में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद वो है दिग्विजय के लिए क्या है, एक योजना बनाता है, जिसमें उसने एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन, इन सभी भाग को क्या है जीत लेता है। और 331 में अर्वेला के प्रसिद्ध युद्ध में दारा तृतीय को क्या कर देता है, वो हरा देता है। ईरान के शासक दारा तृतीय को हराकर उपाधि धारण करता है सिकंदर की। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके जो गुरु थे वो अरस्तु थे। तो सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे।
एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 356 BC में पोलो मेरे नारा में हुआ था। राजा बने थे 336 BC में। भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में। और इनकी मृत्यु जो हो जाती है 33 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की 323 BC में बेबीलोन में टाइफाइड होने के कारण। जब ये भारत में विजय करने के बाद वापस लौट रहा होता है तो बेबीलोन में ही इसको टाइफाइड हो जाता है और फिर यहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। अब हम इसका देखते हैं सिकंदर के अधीन जो है यूनानी आक्रमण तथा उसके प्रभाव देख लेते हैं। तो सिकंदर ने 327 और 326 ईसा पूर्व में, तो कभी 327 मिलता है, कहीं कहीं 326 मिलता है, तो वहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। सबसे पहले जब वो भारत में आक्रमण करता है उससे पहले उसने पूरब का सबसे पहला जो है अस्पोसियोई जो कि अश्व जाति का एक राज्य था, अस्पोसियोई, वहाँ पर उसने आक्रमण किया। तो वो बताता है कि यहाँ पर जो है जौहर प्रथा की महिलाओं ने, मतलब जौहर जिस प्रकार से होता था, तो अस्पोसियोई नामक राज्य में वहाँ की महिलाओं ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। उसके बाद क्या है वो आगे बढ़ता है तो निशा नामक एक राज्य को जीतता है और फिर अश्वक नामक एक राज्य जीतता है और फिर उसके बाद क्या है वो भारत में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले जो है वो अस्पोसियोई, वहीं पर क्या है जौहर जैसे ही आत्महत्या महिलाओं ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्या है पूछा भी जा चुका है। आगे देखते हैं, अश्वक जीता और वहाँ उसकी राजधानी, अश्वक की राजधानी क्या थी, मंगस थी। यहाँ पर क्या है पुरुष और महिलाएं बहुत ही पुरुष महिलाएं दोनों क्या है अश्वक में सिकंदर के विरुद्ध लड़ी थी। अब सिकंदर आगे बढ़े उससे पहले हेमचंद राय चौधरी के अनुसार इस समय क्षेत्र में 28 शक्तियाँ थी। 28 शक्तियों में कौन कौन से है, अस्पेशियन, गुरे अंश प्रदेश, अस्केनोई राज्य, नीसा, प्लूकेला ओटिस, तक्षशिला, सिक्स राज्य, अभिसार, पुरु ग्लेग निकाय, गंधारिस, अद्रेस्ताई, कथई, कैंथियंस, सोफाटस। तो ये बहुत ही पूरे 28 के 28 राज्य थे, तो बहुत पूरा याद नहीं करना है, सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है। जैसे कि पहला उसका कौन सा था, वहाँ पर क्या चीज़ें घटना घटी थी। अश्वक की राजधानी मंगस थी, ठीक है, तो यही याद रखना है, बस टोटल याद रखना है कि 28 राज्य हुआ करते थे उस समय। और ये किसने बताया, हेमचंद चौधरी ने। सिंधु डेल्टा में बसा एक पाटल या पलटेन है, वो बताते हैं कि एक ऐसा राज्य था जहाँ यूनानी लेखकों के अनुसार स्पार्टा एक यूनानी राज्य था जहाँ पर क्या है द्वि राज्य प्रथा थी, मतलब दो राजाओं का शासन एक साथ होता था। तो यहाँ पर भी क्या है पाटल में भी द्वि राज्य जैसे ही प्रथाएं यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे है तक्षशिला के राजा आम्बी ने बिना किसी विरोध के ही आत्मसमर्पण कर दिया था। आम्बी हो गए और सिकंदर को पुष्प कलापति के संजय हो गए और अभिसार, इन तीनों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और किसने नहीं किया था, तो पुरु राज्य पोरस ने नहीं किया था। सिकंदर को सबसे बड़ी चुनौती कहाँ मिलती है, पुरु राज्य के शासक पोरस ने दी थी। पुरु राज्य झेलम तथा चिनाब नदियों के बीच स्थित था। यद्यपि पोरस ने कठिन लड़ाई लड़ी परंतु उसे हार का सामना करना पड़ा, परंतु सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और राज्य के साथ अनेक नए क्षेत्र भी उसको उपहार में दे दिया। आगे देखते हैं, प्लूटार्क के अनुसार इसमें 15 संघ थे। किसमें 15 संघ थे, जिसमें 5000 बड़े नगर तथा अनेक ग्राम थे। सिकंदर ने
जब विजय प्राप्त कर ली तो वहाँ पर 2 नगर भी बसाए गए। बुकेफाला जो कि घोड़े के उसका घोड़ा जो है वहाँ पर यहीं पर मतलब जब वो भारत पर आक्रमण करता है तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ घोड़े बुकेफाला के नाम पर घोड़े की स्मृति के लिए बुकेफाला नगर की स्थापना भी करता है। निकाया नामक स्थान पर मतलब निकाया नगर बसाता है, चूँकि उसने क्या है विजय यानी विजयनगर इसको कहते हैं, क्योंकि पोरस पर इसने विजय प्राप्त की थी। उसकी स्मृति में निकाया राज्य की स्थापना की। आगे है पोरस के विजय के पश्चात उसने चेनाब तथा रावी के बीच गिलानी कोई तथा छोटे पोरस के राज्य को भी जीता। इसके बाद उसने संगल राज्य को भी नष्ट कर दिया। ब्यास नदी से आगे उसकी सेना बढ़ने से इनकार कर देती है। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सी नदी पर सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था, तो वो थी नदी ब्यास नदी। सिकंदर वहीं से वापस लौट जाते हैं और उसने लौटते हुए कुछ राज्यों पर विजय पाते हैं। जैसे कि जब वो वापस लौट रहे हैं तब भी युद्ध लड़ रहे हैं, और जब वो आ रहे हैं तब वो स्टार्टिंग से युद्ध करते हुए आ रहे हैं। तो लौटते समय सिबोई होगा, अग्रसेनी हो गए, मालव में सिकंदर घायल हो जाता है और यहीं पर पुरुष और बच्चों को क्या है मौत के घाट भी उतार देता है, सबको मार काट कर देता है मालव में। शूद्रक हो गया, अम्बष्ट हो गया, कष्ट हो गया, मुसी कसोई हो गया। अब देखते हैं कि वो कितने महीने रहा था। तो 19 महीने वो भारत में रहा था, डेरा डाले हुए था 19 महीना। लौटते समय बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है टाइफाइड के कारण। आगे देखते हैं भारतीय भूभाग ऐसा कौन सा था जिस पर भारत वो सिकंदर का अंतिम आक्रमण था। तो पाटल एक गणराज्य था। सिकंदर ने अपने विजित भारतीय भूभाग को अपने मित्र शासकों के मध्य क्या कर दिया था, वितरित कर दिया था। तो सिंधु का उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र किसको दे दिया था, फिलिप को। झेलम और ब्यास के बीच के मैदान को पोरस को मिला था। सिंधु और झेलम के मध्य वाला आम्बी को, कश्मीर तथा उसी कला का अभिसार के राजा को दे दिया था। अब वापसी के समय उसने अपनी सेना को क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक जल के रास्ते गई वापस और एक थल के। तो जल के रास्ते में सेनापति था नियारकस और स्थल मार्ग में क्रेटेरस था। आगे है 321 में ट्रिपेंडस की संधि हुई, जिसके तहत उसने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। तो 321 में बंटवारा करता है, ट्रिपेंडस की संधि होती है और फिर 323 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं यूनानी प्रभाव क्या क्या देखने को पड़ता है इस सिकंदर के विजय के बाद। तो यूनानी आक्रमण का प्रभाव राजनीति से ज़्यादा सांस्कृतिक रहा, मतलब सांस्कृतिक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले व्यापारिक संपर्क बढ़ा। भारतीय सिक्के जो है यूनानी यानी उलूक मॉडल पर ढाले जाने लगे। भारतीय कला पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अशोक स्तंभ के शीर्ष पर क्या है अंकित पशु मूर्तियों को कहीं ना कहीं यूनानी प्रभाव महसूस किया गया। दूसरी तरफ भारतीय कला तथा यूनानी कला के संयोगों से गांधार कला क्या हो गई, विकसित हो गई। यानी यूनानी प्रभाव और भारतीय कला दोनों को मिश्रण जो मूर्ति कला में दिखाई देता है वो है गांधार शैली। इस आक्रमण के द्वारा साथ अनेक विद्वान जो है भारत आए, उनके विवरण के आधार पर भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण हो सकता है। आगे है अब पारसी। सबसे पहले हमने देखा था कि पारसिकों का जो है ईरान का भी यहाँ पर आक्रमण हुए थे, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा वो भी देखते हैं। पारसिक संपर्क के फलस्वरूप भारत में पश्चिमोत्तर प्रदेश में खरोष्ठी नामक एक नई लिपि का जन्म होता है, जो ईरानी आरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई। और ये लिपि जो है हमें देखने को मिलता है अशोक के 2 अभिलेख मानसेहरा और शहबाजगढ़ी में खरोष्ठी लिपि का अंकन किया गया है। आगे देखते हैं इन प्रदेशों की भाषाएं। अभी तो हम लिपि देख रहे हैं, भाषाएं देखें तो पारसिक भाषा से प्रभावित हुई। दिपि मतलब राजाज्ञा और निपिष्ट जो है लिखित। दीपिक का अर्थ होता है दीपिका राजाज्ञा और निपिष्ट का अर्थ होता है लिखित। जैसे शब्द जो है
देश में प्रयुक्त होने लग गए थे। मौर्य सम्राटों ने पारसी नरेशों की दरबारी शान शौकत तथा कुछ परंपराओं का अनुकरण किया। सम्राट के जन्म दिन पर केश प्रक्षालन की प्रथा जो है ईरान से ग्रहण की गई थी। इसी प्रकार ईरान में दंड की एक विधि के रूप में सिर मुड़ा देने की प्रथा भी यहाँ पर अपनाई गई। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन थे जो कि हमने देखे, और इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ आए हुए क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कालक्रम है, जैसे सिकंदर का भारत वापस जाना, तो ये एक क्रम में मिलाना। तो सबसे पहले है यहाँ पर, सबसे पहले हो जाएगा पार्सिपोलस का यहाँ पर पार्सिपोलस का दहन, सबसे पहले है पार्सिपोलस का दहन। उसके बाद है सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय करता है, और पहले तो पार्सिपोलस को जला देता है, फिर ईरान पर विजय करता है, और फिर क्या है सिकंदर का भारत फिर उसके बाद ईरान पर विजय करने के बाद सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेरेदिसस से विभाजित होता है, और फिर है सिकंदर का भारत से वापस जाना। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। पार्सिपोलस ईरान के हाकामानी साम्राज्य का एक सर्वश्रेष्ठ राजधानी थी। डेरियस प्रथम काल में यह महान शहर था। सिकंदर ने इसी शहर को जलाने के साथ ही पूर्वी दिशा में विजय अभियान आरंभ किया था। तो पहले जलाया और फिर पूरब की तरह बढ़ता है। अंततः 327 में सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत पर पार किया और ईरान पर आधिपत्य कर लिया, और सेना नायकों व विपरीत परिस्थितियों में सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में भारत से वापस जाने की योजना बनाई। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात यानी 223 में बेबीलोन में ही होती है त्रिपेरेदिसस में उसकी एक संधि होती है, जिसके तहत उसका जो जीता हुआ है पूरा साम्राज्य है वो क्या है विभाजित हो जाता है, और वो कई चरणों में पूरा होता है। तो 323 में ही त्रिपेरेदिस की संधि होती है। आगे देखते हैं। भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 शासक शासन करते थे? तो पातल हो जाएगा। पातल हमने देखा था अभी, यही है पातल। तो व्याख्या देखते हैं। सिकंदर जो है मैसिडोन के छत्र फिलिप द्वितीय का पुत्र था। उसने पंजाब भारत आक्रमण के समय कुल 28 शक्तियों थी जो पंजाब और सिंध प्रदेशों में विद्यमान, जिसमें प्रमुख रूप से था सौभूति यानी सोफाइटस राज्य, झेलम का तटवर्ती गढ़ राजतंत्र था, शुद्रक नदी के तट पर बसा हुआ एक गणराज्य, या फिर पत्तल राज्य सिंधु नदी के डेल्टा पर बसा हुआ था। यहाँ पर इसकी राजधानी पाटल इसकी राजधानी थी। इस पाटा के सामान्य द्विराज्य प्रथा की, जिस पर एक समिति के 2 राजा ही शासन करते थे। पूर्व झेलम और चिनाब के बीच स्थित था। तो इस हिसाब से जो है पातल यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको ये सिकंदर वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखे हैं तो आपको समझने में ज़्यादा आसान रहेगा कि किस प्रकार से यूजीसी नेट जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और ज़्यादातर यहाँ से एक क्वेश्चन आने की बिल्कुल 100% संभावना है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के